एपिसोड 9। छतो मैं गली के आखिरी मकान तक पहुंच गया। यह कॉर्नर का क्वार्टर था, इसीलिए उसमें कॉर्नर की तरफ इजाफी जगह भी थी। मकान का मालिक दूसरी मंजिल तामीर करा रहा था, मगर तामीर अधूरी थी। शायद उसके पास पैसे कम पड़ गए होंगे। उस मकान की ऊपरी मंजिल पर कमरों के लिए दीवारें थी, मगर छत अभी नहीं पड़ी थी। नीचे जाने के लिए जीना भी था। दीवारों में उस जगह खला थे जहाँ मकान का मालिक खिड़कियां लगवाना चाहता होगा। मैंने बहुत एहतियात से चौकोर खला में से झांका। गली के नुक्कड़ पे भी बॉस के कई आदमी मौजूद थे। मैं जल्दी से बैठ गया और झुके झुके जीने की तरफ बढ़ा। मैं दबे पांव सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा तो मुझे 14-15 बरस की एक लड़की दिखाई दी। वो धुले हुए कपड़े अलगनी पर फैला रही थी। मेरी जानिब उसकी पुश्त थी। मैंने एहतियातन पिस्टल निकाल लिया। कमरे से कोई मर्द भी निकल सकता था। फिर मैंने कपड़ों की गठरी वहीं सीढ़ियों पर रखी और दबे पांव लड़की की तरफ बढ़ा और अचानक उसे पीछे से दबोच लिया। लड़की मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में मचलने लगी। मैंने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। उसकी आवाज हलक में घुटकर रह गई। पिस्टल देखकर वैसी दहशतज़दा हुई कि बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मैंने नरम लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, शोर मचाओगी तो नुकसान में रहोगी। लड़की के चेहरे की वहशत कुछ कम हुई। अब वो मचल नहीं रही थी। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, शोर तो नहीं मचाओगी ना? मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। उसने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए, फिर सहमी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर नरम लहजे में कहा, डरो मत बेटा, ये बताओ घर में कौन कौन है? मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं, उनसे बचकर मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। घर में और कौन है? अम्मा और छोटा भैया। छोटा भैया? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, वो अभी 3 साल का है। मैं उसे छोटा भैया कहती हूँ। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वो सामने वाले कमरे में। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। उसकी वहशत अब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम नासिरा है। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आज इसलिए स्कूल नहीं गई कि अम्मा की तबीयत खराब थी। लड़की मुझे बहुत बातूनी लग रही थी। उसका खौफ कम हुआ तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी। चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं, मैंने कहा और फिर आगे बढ़ के अपने कपड़ों की गठरी उठा ली और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसने कमरे में कदम रखा तो किसी ने दरश लहजे में कहा, तू अब तक कहाँ मरी हुई थी नासिरा? कपड़े फैलाने में तूने 1 घंटा लगा दिया बदबख्त। अम्मा, वो आए हैं। उसने हकलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं दरवाजे की ओट में था। वहां से मुझे नासिरा तो दिखाई दे रही थी, मगर उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। कौन आए हैं? उसकी माँ उलझ कर बोली। मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गया और डपट कर बोला, आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आम औरतों के बरक्स नासिरा की माँ काफी हौसले वाली थी। ना वो मुझे देखकर चीखी, ना चिल्लाई, ना घिघियाई, बस कुछ सहम सी गई। फिर उसने जल्दी अपनी इस हालत पर काबू पा लिया और आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? मेरे दुश्मन मेरी ताक में हैं। मैं सिर्फ थोड़ी देर यहाँ छुपना चाहता हूँ। खतरा टलते ही यहाँ से चला जाऊंगा। इत्मीनान रखें, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी लगते हो। औरत ने गोया तंज किया। लगता ही नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ भी मैं। हाथ में पिस्तौल लेकर और दीवार फांदकर आने वाले शरीफ नहीं होते। उसने फिर तंज किया। मेरी बातों और नरम लहजे से उसका रहा सहा खौफ भी जाता रहा था। उसी वक्त नासिरा बाहर जाने लगी तो मैंने उसे टोका, नहीं नासिरा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम कितनी देर तक यहाँ रहोगे? औरत झंझलाकर बोली, मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी। मैंने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, उस वक्त तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? औरत तिनक कर बोली, आप काम कर लें, मगर घर से बाहर आप भी नहीं जाएंगी। ये दोनों बच्चे अलबत्ता इसी कमरे में रहेंगे। मैंने नासिरा और पलंग पर सोए हुए एक बच्चे की तरफ इशारा किया। अचानक ऐसे लगा जैसे छत पर कोई कूदा हो। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर बोला, शायद मेरे दुश्मन आन पहुंचे, मुझे कहीं छुपा दें। मैं खुशामद भरे लहजे में बोला, ठीक है, इस बेड के नीचे घुस जाओ। औरत ने कोने में पड़े हुए डबल बेड की तरफ इशारा किया और बेड के नीचे रखे सूटकेस और ट्रंक बाहर खींचने लगी। मैं फुर्ती से रेंगता हुआ बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे काफी कूड़ा कचरा था। अजीब से सीलन और नागवार किस्म की बदबू थी। मेरा ख्याल था जब से वो बेड वहां डाला गया है उस जगह की सफाई नहीं की गई। गर्दो गुबार में मेरा दम घुटने लगा, मगर मैं दम साधे पड़ा रहा। औरत ने सूरत से सूटकेस और ट्रंक फिर बेड के नीचे ठूंस दिए। अब अगर वो लोग बेड के नीचे झांकने की कोशिश भी करते तो मैं उन्हें नजर ना आता। थोड़ी देर बाद सहन में कई आदमियों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर कोई सख्त लहजे में बोला, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया? मगर तुम लोग कहाँ से आए हो? दरवाजा तो बंद है, क्यों घुसे हो मेरे घर में? नासिरा की माँ हैरानी से बोली, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, हमारा ताल्लुक पुलिस से है, हमें कातिल की तलाश है, वो बहुत खतरनाक आदमी है,
ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے آپ کے محلے میں ایک آدمی کا خون کر دیا ہے۔ خون کر دیا؟ عورت کے لہجے میں اس دفعہ واقعی خوف کی آمیزش تھی۔ مگر آپ پریشان نہ ہو، وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکے گا، بس آپ یہ بتا دیں کہ وہ یہاں آیا ہے یا نہیں۔ اس مردود نے عورت کو نفسیاتی طور پر ٹریپ کرنا چاہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے شور مچا سکتی تھی کہ قاتل بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ میں نے بہت احتیاط سے مشین پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب عورت یا ناصرہ ان لوگوں کو چیخ چیخ کر میرے بارے میں بتائیں۔ ناصرہ کی ماں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے وہ قاتل میرے غسل خانے یا باورچی خانے میں چھپ گیا ہو، اسے آپ ہی ڈھونڈ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور میں اس کی اداکاری پر اش اش کر رہا تھا۔ اس نے بھی باس کے آدمیوں پر نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ ظاہر ہے اس کے یہ کہنے کے بعد وہ مجھے کمرے میں تو ہرگز تلاش نہ کرتے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر تک گھر میں موجود رہے، پھر ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد عورت نے ناصرہ سے کہا، تو جا گلی میں دیکھ کر آ، ان میں سے کوئی کھڑا تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ناصرہ نے اطلاع دی کہ وہ سب وہاں سے چلے گئے ہیں۔ ناصرہ گلی کے دونوں طرف اچھی طرح دیکھ کر آئی تھی، پھر میرے آگے رکھے سوٹ کیس اور ٹرنک باہر کھسکنے لگے۔ پہلے مجھے حیرت ہوئی کہ بیڈ کے نیچے یہ سوٹ کیس اور ٹرنک آئے کیسے۔ بیڈ کی اونچائی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کے نیچے درمیانے درجے کا سوٹ کیس یا ٹرنک آ سکے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیڈ کے چاروں طرف پایوں کے نیچے تقریباً 6 انچ اونچے لکڑی کے گٹے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے بیڈ کی اونچائی زیادہ ہو گئی تھی۔ باہر آ جاؤ، وہ لوگ جا چکے ہیں، عورت نے بیڈ کے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ میں کوہنیوں اور سینے کے بل رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ناصرہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئی۔ وہ دونوں اتنی زور زور سے ہنس رہی تھی کہ گہری نیند سوتا بچہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ اچانک میری نظر الماری کے شیشے پر پڑی۔ اس میں مجھے اپنا عکس نظر آیا تو بے اختیار مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میرا حلیہ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے بال دھول اور مٹی میں اٹ کر سفید ہو رہے تھے، چہرے پر بھی مٹی کی تہتی اور کپڑے بھی دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر میں اپنی حالت پر ہنستا رہا۔ ہینڈز اپ، کوئی گرج کر بولا، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔ بولنے والے نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے مشین پسٹل زمین پر پھینکا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر وہ عورت سے مخاطب ہوا، تو کیا ہمیں بالکل عقل سے پیدل سمجھتی ہے کہ تیرے کہے پر یقین کر لیتے؟ جب دوسرے لوگ باہر نکل رہے تھے تو میں آنکھ بچا کر زینے کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، چلو بھائی کامران، تم نے تو دوڑا دوڑا کر ہم لوگوں کو ہلکان کر دیا۔ ابے یار اپنا نام تو بتاؤ۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر بے تکلفی سے کہا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میرا نام تیمور ہے۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ اسے میں نے ایک آدھ دفعہ باس کے ہاں دیکھا تھا اور سنا تھا کہ بہت جیدار بندہ ہے، بڑے سے بڑے خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میں اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس سے ملاقات ان حالات میں ہوگی۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر میرا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ پھر اس نے مجھے دیوار کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے بے چوچرا اس کے حکم کی تعمیل کی۔ دیوار کی طرف رخ کرتے میری کھوپڑی پہ قیامت ٹوٹ پڑی اور آنکھوں میں مختلف رنگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ پھر میں ارد گرد سے بے خبر ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے اور کمرے کی دیواریں اور چھت بری طرح ڈول رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زوردار چکر آیا اور ایسا لگا جیسے چھت میری طرف آ رہی ہو۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور گھبرا کر آنکھیں موند لی، مگر چکر ختم نہ ہوا۔ کمرے کا فرش، دیواریں اور چھت سب کچھ ڈول رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے میں کسی کمرے میں نہیں بلکہ کسی اسٹیمر یا بوٹ کے کیبن میں ہوں اور وہ اسٹیمر حرکت میں ہے۔ مجھے چکر نہیں آ رہے تھے بلکہ اسٹیمر لہروں پہ ڈول رہا تھا۔ میں نے توجہ سے سنا تو مجھے لہروں کا شور بھی سنائی دیا۔ میں جانتا تھا کہ 2-3 اسٹیمر اور ٹرالر بھی باس کی ملکیت ہیں۔ وہ بظاہر ان پر ماہی گیری کرتا تھا مگر اصل میں یہ لانچیں اور ٹرالر اسمگلنگ کے کام آتے تھے۔ اب میں چاہتا بھی تو وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یوں ہی آنکھیں موندے پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ میں کیبن کی چوبی دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ دھچکے سے میرا سر کیبن کی دیوار سے ٹکرایا تو میرے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ بے اختیار میرا ہاتھ سر کی پشت پر چلا گیا۔ مجھے اپنے بالوں میں چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ میری انگلیاں خون سے لتھڑ گئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیمور نے ریوالور کا دستہ اتنی زور سے میرے سر پہ مارا تھا کہ میرا سر پھٹ گیا تھا۔ خون میری گردن اور کالر پر بھی جمع ہوا تھا۔ میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں پہنے ہوا تھا، البتہ میرا پسٹل اور منی بیلٹ غائب تھی۔ میرا خون کھولنے لگا، مگر اس وقت رقم سے زیادہ میری جان قیمتی تھی جو اب مجھے بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی کیبن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور مجھے تیمور دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، سوری کامران، میرا ہاتھ کچھ زیادہ سخت پڑ گیا، لاؤ میں تمہاری ڈریسنگ کر دوں۔ میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے ہمدردی بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ باس کے خوف سے ایسا کر رہا ہے۔ پھر اس نے میرے خیال کی تصدیق بھی کر دی۔
बॉस ने हुक्म दिया है कि कामरान को फौरी तौर पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल करना है। उसने एक स्पिरिट से मेरा जख्म साफ किया और फिर उस पर कोई पाउडर छिड़क दिया। मैं आंखें मूंदे बैठा रहा। फिर मैंने खामोशी से उकता कर कहा, यार तैमूर, मेरी नकद रकम तुमने क्यों निकाली है? बॉस का हुक्म था कि कामरान के पास कैश की सूरत में 1 रुपया भी ना रहने दिया जाए। यार तुम कोई नए आदमी तो नहीं हो, बॉस की आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? वो तो खैर ठीक है, मगर तुम कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। इस दौरान में एक शख्स पानी का जग और कॉफी ले आया। तैमूर ने फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर टैबलेट मुझे दी। मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा था। मैंने फौरन वो गोली पानी से निगल ली और आहिस्ता आहिस्ता गर्म कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। कॉफी लाने वाला एक मर्तबा फिर नमूदार हुआ और तैमूर से बोला कि बॉस आपको और कामरान को बुला रहे हैं। तुम चल तो सकते हो ना कामरान? तैमूर ने उठते हुए कहा और फिर मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। उठने से मुझे हल्का सा चक्कर आया, मगर मैंने महसूस किया कि मैं चल सकता हूँ। मैंने तैमूर का हाथ थामा और उसके सहारे आहिस्ता आहिस्ता केबिन से बाहर निकल आया। वो लॉन्च नहीं बल्कि ट्रॉलर था, छोटा मोटा जहाज कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तैमूर मुझे सहारा देकर आगे बढ़ा और राहदारी में वाक़े तीसरे केबिन के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दे डाली। यस, कम इन। बॉस की आवाज सुनकर तैमूर मुझे अंदर लेकर दाखिल हुआ। आहा, कामरान साहब आए हैं, हमसे भागकर कहाँ जा सकते हैं जनाब? बॉस ने तंजिया कहा। मैं खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। तुम क्या समझते थे कि तुम हमसे बच जाओगे? मैं तो तुम्हें जमीन की तह से भी खोद कर निकाल लेता। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ देखिए ना, मैं भी कितना अहमक हूँ, आपसे बचकर भाग रहा था। बॉस ने मेरा तंज महसूस कर लिया और डपट कर बोला, तू अब तक महज इसलिए जिंदा है कामरान कि मैं तेरे जरिए ग्लोरिया तक पहुंचना चाहता हूँ, वरना अब तक तो तुझे कई दफा मैं मार चुका होता। किसी को मारना तो कोई मसला ही नहीं है बॉस, मैंने बेखौफी से कहा। सिर्फ एक गोली खर्च होती है, दुनिया के बड़े से बड़े शहजोर को मैं भी सिर्फ एक गोली में ठंडा कर सकता हूँ, इसीलिए जीने मरने की बातें छोड़ो, कोई और बात करो। मारे गुस्से के बॉस का चेहरा बिगड़ गया। उसका बस चलता तो वो अभी मेरे टुकड़े करके समंदर में फेंकवा देता, मगर अभी वो मुझे जिंदा रखना चाहता था ताकि ग्लोरिया के बारे में कुछ पूछ सके। मैंने उसे मजीद तपाने को कहा, तुम और ग्लोरिया दोनों ही मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी मेरे जरिए तुम्हें शिकार करना चाहती है और तुम भी यही करना चाहते हो। फिर मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो ग्लोरिया मुझसे गाफिल होगी? वो किसी भी वक्त कहीं से भी तुम्हारी गर्दन नाप लेगी। उसने मुझे मशवरा दिया था कि ऐसे आदमी के घर पनाह लो जो बेजमीर और लालची हो। मेरे जहन में फौरन कदीर का ख्याल आया, वरना तुम क्या समझते हो कि मेरे लिए ठिकानों की कमी है कराची में? ऐसी ऐसी जगह हैं कि तुम और पूरे सूबे के मुख्तलिफ इदारे सर पटक कर रह जाते, मगर सारी जिंदगी मेरा सुराग न लगा पाते। मैंने देखा मेरी इस बकवास से उसके चेहरे पर तशवीश की परछाइयां रक्स करने लगी, गोया मैं उसे जहनी झटका पहुंचाने में कामयाब हो गया था। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, ग्लोरिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ये तुम पूछ रहे हो? भाई वो मेरी दोस्त है और अब तो मेरी पार्टनर भी है। मैंने ढिठाई से झूठ बोला, वो इस वक्त कहाँ होगी? मुझसे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब मैं क्या बता सकता हूँ कि वो कहाँ होगी? फिर मैं हंसकर बोला, एक बात ज़हन नशीन कर लो, वो जहाँ भी होगी तुम्हारे गिर्द अपना हल्का तंग कर रही होगी। बॉस इस्तेज़ाई अंदाज में हंसने लगा, फिर हंसते हंसते एकदम संजीदा हो गया। मेरी बीवी को अगवा किसने किया था, तुमने या ग्लोरिया ने? मुझे तो यह भी इल्म नहीं था कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। ग्लोरिया ने इस बारे में मुझे बताया था। उसे तो यह भी मालूम था कि तुमने लव मैरिज की है और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। उसे अगवा करने की तजवीज़ ग्लोरिया की थी, मैंने तो उसकी मुखालफत की थी। मेरी आदत तुम भी अच्छी तरह जानते हो बॉस, इससे पहले भी मैं इस किस्म के कामों की मुखालफत करता रहा हूँ। बॉस ने कोई जवाब ना दिया, वो किसी गहरी सोच में गर्क था। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैं इस वक्त बहुत अहम मिशन पर जा रहा हूँ, वापसी पर ग्लोरिया से भी निमट लूंगा, और तुम्हारी तो खैर हकीकत ही क्या है, मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि कराची में रुककर तुमसे पूछगछ करता, इसीलिए तो तुम भी इस ट्रॉलर पर नजर आ रहे हो। और वो अहम मिशन क्या है? मैंने पूछा। करोड़ों रुपए का बिजनेस, बॉस हंसकर बोला। उस वक्त तैमूर एक मरतबा फिर कैबिन में दाखिल हुआ और बोला, बॉस टूर एक लॉन्च नजर आ रही है, मुझे तो शुबा है कि वो नेवी की लॉन्च है। बॉस बुरी तरह चौंक उठा। नेवी की लॉन्च? वो मुंह में बड़बड़ाया, फिर ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, वो कमबख्त ग्लोरिया होगी। तैमूर के हाथ में दूरबीन थी। बॉस ने झपट कर उससे दूरबीन ली और कैबिन से बाहर निकल गया। मैं इत्मीनान से सोफे पर फैलकर बैठ गया। तैमूर मेरे सामने ही खड़ा था, वो गोया मेरी निगरानी कर रहा था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, इस वक्त ट्रॉलर पर कितने आदमी हैं? तुम्हारे लिए तो खैर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वो तंजीगा लहजे में बोला। वैसे इसके अलावा इस वक्त ट्रॉलर पर हमारे 10 आदमी और 12 के करीब माहीगीर हैं। अचानक कैबिन के बाहर मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। तैमूर जल्दी से बाहर निकला और कैबिन का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब मैं सिर्फ बाहर की आवाज़ें सुन सकता था।
भागते हुए कदमों की आवाजें, लोगों की घबराई हुई आवाजें। 10-15 मिनट तक यही होता रहा, फिर सुकूत छा गया। मैं आवाजों पर कान लगाए बैठा रहा। फिर किसी ने कैबिन का दरवाजा बाहर से खोल दिया। वो कोई माहीगीर था। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, हम लोग के बोट को नेवी पुलिस ने घेर लिया है, अभी क्या करने का है? मैं तेजी से अर्शे पर निकल आया। नेवी की 2 लॉन्चें आगे पीछे ट्रॉलर की तरफ बढ़ रही थीं। मैंने उस माहीगीर से पूछा, दूसरे लोग कहाँ हैं? वो लोग तो सब छोटा बोट में बैठकर निकल गया साहब। माहीगीर ने नेवी की लॉन्चों को घूरते हुए कहा। कोई मेगाफोन पर बोलने लगा, सब लोग डेक पर आ जाएं, हम ट्रॉलर की तलाशी लेना चाहते हैं। सारे माहीगीर एक एक करके डेक पर आ गए। नेवी की लॉन्चें हमारे ट्रॉलर के बिल्कुल साथ लग गईं। ट्रॉलर का इंजन बंद कर दिया गया। फिर नेवी के आदमी खुद कूदकर हमारे ट्रॉलर पर आने लगे। ना जाने इस ट्रॉलर पर क्या था, बॉस किस अहम मिशन पर जा रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि अब फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर होगा। नेवी वालों ने बहुत माहिराना अंदाज में ट्रॉलर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली और 2-3 ब्रीफकेस अपने कब्जे में ले लिए। फिर उन लोगों ने मुझ समेत तमाम माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बॉस का एक भी आदमी ट्रॉलर पर मौजूद नहीं था। वो सब फरार हो गए थे। रात गए हम कराची पहुंचे। वहां हम लोगों को जिन अफसरों के सामने पेश किया गया, उनमें आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी के एक कमांडर और पुलिस के आला अफसर थे। वहां पहली दफा मुझे इल्म हुआ कि ट्रॉलर पर ऐसे कागजात और सामान पाया गया है जो अगर किसी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के कब्जे में चला जाए तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। पुलिस का एक ASP मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर वो दूसरों से मुखातिब हुआ, सर, मुझे शुबा है कि ये शख्स वही है जो हाईवे किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व है। आई थिंक इसका नाम कामरान है। वो सब चौंक कर मुझे घूरने लगे जैसे मेरे सर पर अचानक सींग निकल आए हों। फिर कमांडर ने पुरजोश लहजे में कहा, ये वही है, हाईवे पर इसके कब्जे से ट्रांसमीटर बरामद हुआ था मगर ये बच निकला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तो मैं गोया रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। मेरे कब्जे से वतन दुश्मन सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद सबूत बरामद हुए थे और दुनिया की कोई भी अदालत मुझे बेकसूर मानने को तैयार नहीं हो सकती थी। उन दस्तावेजात समेत मेरी गिरफ्तारी ने गोया उस पर मुहर साबित कर दी थी कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ। मुझसे ज्यादा काबिल रहम हालत उन माहीगीरों की थी जो हर बात से लाइल थे। वो तो अपने बच्चों के लिए कमाने निकले थे और इस नागहानी आफत में मुब्तला हो गए थे। वो चीख चीख कर उन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिशें कर रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ मछेरे हैं। हमें नहीं मालूम कि ट्रॉलर के मालिकान क्या धंधा करते थे, हम तो सिर्फ मछलियां पकड़ते थे। फिर मुझ पे अजाब का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग सुबह शाम मुझ पर तशद्दुद करते और मुझसे पूछने की कोशिश करते कि असल में मेरा ताल्लुक किस मुल्क से है। मेरा ताल्लुक किसी दूसरा मुल्क से होता तो मैं कुछ बताता। मेरे पास तो बताने को कुछ भी ना था। यूं मैं दोहरे अजाब में मुब्तला था। कागजात में ट्रॉलर के मालिक का नाम मोहम्मद खान था। पुलिस ने तहकीकात की तो इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद खान का कोई वजूद ही नहीं है। उसका दिया हुआ पता भी गलत था। ये बात भी मेरे खिलाफ जाती थी। अगर मैं बॉस का नाम लेता तो वो सब मेरे ज़हनी तवाज़ुन पर शुबा करते कि मैं अपनी जान बचाने के लिए एक शरीफ शहरी को फंसा रहा हूँ। मुझे यकीन था कि उसने किसी भी माहीगीर को अपनी शक्ल नहीं दिखाई होगी। जो लोग सामने थे उन्हें उसने कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड भेज दिया होगा और हर तरह से तैयार बैठा होगा। मुझे लांडी जेल में रखा गया था। फिर यह तय किया गया कि मुझे लांडी से सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। पुलिस की एक गाड़ी सिर्फ मुझे लांडी से लेकर रवाना हुई। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी और मेरे इर्द गिर्द पुलिस के 6 कांस्टेबल बैठे थे। गाड़ी 2-3 ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकी, फिर चलने लगी। मुझे बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे ये भी मालूम नहीं था कि गाड़ी अब किस जगह से गुजर रही है और सेंट्रल जेल कितनी दूर है। हमें चलते हुए काफी देर हो गई थी। लांडी से सेंट्रल जेल का फासला इतना तो ना था। मेरे साथ बैठे कांस्टेबल भी पहलू बदल रहे थे। अचानक गाड़ी धचके से रुक गई। अगली सीट से एक ASI उतरकर पीछे आया और डपट कर बोला, कैदी को नीचे लाओ। वैन का पिछला दरवाजा खुला तो मैं चौंक उठा। हम किसी सुनसान इलाके में खड़े थे। ASI के साथ सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स और भी खड़ा था। वो शायद ASI का कोई पुराना दोस्त था, इसीलिए उसे गले में बाहें डाले खड़ा था। इसकी हथकड़ी खोलो। ASI ने दूसरा हुक्म दिया। एक कांस्टेबल ने चाबी निकालकर मेरी हथकड़ी खोल दी। अब तुम लोग गाड़ी में सवार हो जाओ। उसने दूसरा हुक्म दिया। कांस्टेबल उलझे हुए अंदाज में गाड़ी में सवार हो गए। ASI के साथ खड़े हुए शख्स ने झपट कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने घूमकर अचानक ASI के सर पर जरब लगाई। ASI बेहोश होकर गिरने लगा तो उस शख्स ने ASI को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ वैन के अगले हिस्से की तरफ ले गया। मैं हैरत से वो कार्रवाई देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है। मैंने आगे बढ़कर देखा। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर भी औंधा पड़ा था, गोया उसे भी बेहोश कर दिया गया था। उस कार्रवाई से फारिग होकर वो शख्स मुझसे मुखातिब हुआ, मेरे साथ आइए कामरान साहब। वो तेजी से एक तरफ रवाना हो गया। मैं बगैर सोचे समझे उसके साथ चल दिया। हैरान बाद में होते रहिएगा, इस वक्त अपनी रफ्तार जरा तेज कर दें। वो मुस्कुरा कर बोला। मैं तेजी से कदम उठाने लगा। वो ना जाने कौन सा इलाका था। चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। जा बजा घनी खुदरा झाड़ियां उगी हुई थीं।
وہ شخص ان جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے ایک طرف چلا جا رہا تھا اور مجھے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں اور آپ کا ہمدرد ہوں۔ فضول باتیں سوچ کر اپنی توانائی کو ضائع مت کریں۔ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں آپ کا مددگار ہوں؟ مگر آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں، میں نے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان کہا۔ وہ تقریباً دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے میں میرا سانس پھول گیا تھا۔ مگر آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، بس اب اس سلسلے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو اب حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جھاڑیاں عبور کر کے وہ شخص نسبتاً کھلے میدان میں آیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے حلق سے الو کی سی آواز نکالی۔ فوراً ہی ویسی ایک آواز گونجی اور جھاڑیوں سے 2 آدمی برآمد ہوئے۔ میرے ساتھی نے انہیں دیکھتے ہی کہا، میں مہمان کو لے آیا ہوں، تم لوگ اسے حفاظت سے لے جاؤ۔ وہ دونوں کوئی جواب دیے بغیر جھاڑیوں میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے برآمد ہوئے تو ان کے ساتھ ٹریل موٹر سائیکلیں بھی تھیں جنہیں وہ کھینچتے ہوئے جھاڑیوں میں سے باہر لا رہے تھے۔ ان دونوں نے موٹر سائیکلیں سٹارٹ کی تو میرے ساتھی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک موٹر سائیکل پر وہ خود بھی سوار ہو گیا اور بولا، تم مہمان کو لے کر چلو، میں 1-2 کام نمٹا کر آتا ہوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں منزل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے لے جانے والے نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میں اب تک ایک لفظ بھی نہ بولا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گونگا ہو۔ مجھے اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی ہی کیا، مجھے تو یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے، میں انہیں پہچانتا تک نہیں تھا مگر وہ میری مدد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی الجھن رفع کرنے کو میں نے موٹر سائیکل سوار سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ وہ گونگا بہرا بنا موٹر سائیکل چلاتا رہا۔ اس کی بے نیازی پر میں جھنجھلا گیا اور سخت لہجے میں بولا، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور سائیڈ سٹینڈ پر روک کر نیچے اتر گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا۔ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ پیدائشی گونگا نہیں تھا بلکہ اسے گونگا بنا دیا گیا تھا۔ میں ندامت بھرے لہجے میں بولا، سوری یار، مجھے افسوس ہے کہ… گونگے نے اپنے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال کر مجھے بولنے سے روک دیا اور دوبارہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ تقریباً 3 گھنٹے تک کچے راستوں پر موٹر سائیکل دوڑاتا رہا۔ میں ذہن پر زور دے کر اس علاقے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہر کا کون سا علاقہ ہے۔ پھر میں تن با تقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔